हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आईएएस। प्रीमिक्स सीरीज में आज हम इंडियन हिस्ट्री से 5 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लिए गए हैं। एंड ये यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहां से डिजाइन किए गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सीरियसली पढ़िएगा, ट्राई टू आंसर दम इन द कमेंट सेक्शन एंड एंड में मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे। ऑन दैट नोट, लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स बैच, जो कि लाइव बैच है, थर्ड बैच आपका स्टार्ट हो गया है आज से, यानी 29 दिसंबर से। इन्वायरमेंट की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इसी तरीके से बाकी जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर किया जाएगा एंड इसके अलावा कुछ एडिशनल यहाँ पर आपको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी एंड दैट टू एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक इस पर भी डिस्काउंट है। आपको बस कूपन कोड यूज करना है ब्लेसिंग्स एंड आपको इमीडिएटली 25% ऑफ मिल जाएगा इस प्राइस पर। ओके, फर्दर डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 1800890303 इस पर कॉल करके टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग 9 to 6 है ना, 6 PM। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप sleepy.classes@gmail.com पर भी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, स्पेशली द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। महलवारी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और कहा है कि बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वे करेक्ट हैं। देखते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। द महलवारी सिस्टम वाज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स विद ईच फार्मर पेइंग रेवेन्यू डायरेक्टली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। सो आप देखते हैं ब्रिटिश इंडिया में हमें 3 मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 कॉर्नवालिस, रीड एंड मुनरोस रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम 1820 एंड देन द महलवारी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। महलवारी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी का ब्रेन चाइल्ड था एंड आप देखेंगे इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1823 फॉर द फर्स्ट टाइम in the northwestern provinces of Bengal presidency, which basically is the area comprising of present day UP. नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस नहीं है, ये ध्यान रखना। सो दिस इज वेरी मच करेक्ट, ट्रू। आप देखेंगे ब्रिटिश इंडिया की ऑलमोस्ट 30% टेरिटरीज में महलवारी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें आप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं, पंजाब है, गैंजेटिक वैली है ना, इनमें भी इसको देखा गया। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर महलवारी सिस्टम वाज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स लिखा है। दिस इज फॉल्स। कम्युनिटी लैंड होल्डिंग होना चाहिए था यहां पर। और इसी के साथ में आप यहां पर देखेंगे कि यहां पे हर एक फार्मर डायरेक्टली कंपनी से डील नहीं करता था। यहां पे जो विलेज हेडमैन है वे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे किसानों से और उसको डिपॉजिट करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। दरअसल आप देखेंगे हॉल्ट मैकेंजी ने रियलाइज किया कि नॉर्थ इंडिया में विलेज इज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कई सारे एरियाज में देयर इज कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ द लैंड इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स। तो यहां पर क्या किया गया, वे पर्टिकुलर जो रेवेन्यू एस्टेट है, महल, महल इज बेसिकली अ रेवेन्यू एस्टेट, वहां गए, हर एक किसान की जो जमीन है उसको मेजर किया, देखा वहां पर किस टाइप की क्रॉप को उगाया जाता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी कितनी है, एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी है, और इस तरीके से पूरा जो रेवेन्यू एस्टेट है वहां पर जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है उसको डिटरमिन किया गया एंड ऑन दैट बेसिस द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड। और यहां पर आप क्या देखेंगे, कुछ इस तरीके का सेटअप था। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहां विलेज हेडमैन है एंड सबसे नीचे इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स हैं। तो यहां पे कल्टीवेटर जो है वो डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी से डील नहीं करता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो बेसिकली स्टेटमेंट यहां लिखा है ये रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या लिखा है, द डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, दिस इज ट्रू। सो आप देखेंगे रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम एंड महलवारी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, इनमें रेवेन्यू की जो डिमांड है उसको 20-30 साल के अंतराल पे, है ना, आफ्टर अ गैप ऑफ 20 to 30 ईयर्स रिवाइज किया जाता था एंड मोस्टली अपवर्ड्स। अब ऐसा क्यों किया गया,
क्योंकि आप देखेंगे 1793 में कॉर्नवालिस के समय बंगाल, बिहार एंड ओडिशा में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब आप देखेंगे कि यहां पर हुआ क्या कि जमींदार को कहा गया कि आपको बस ये एक्स अमाउंट जो है ये कंपनी को डिपॉजिट करना है, एंड ये डिमांड परमानेंटली फिक्स कर दी गई थी। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में रिविजन का कोई भी स्कोप नहीं था। बट क्या हुआ, जो 19th सेंचुरी के अर्ली डेकेड्स हैं उनमें ये नोटिस किया गया कि क्रॉप्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं मार्केट में, एंड जमींदार की इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन कंपनी इसमें शेयर नहीं मांग सकती है क्योंकि यहां पर तो डिमांड को हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था। हैविंग लर्नड इट्स लेसन्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि अब जो न्यूली कॉन्कर टेरिटरीज हैं वहां पर जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसमें हम रिविजन का स्कोप रखेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, एंड सो दिस मेक्स बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द नेहरू रिपोर्ट। क्या लिखा है? विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर रिकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट? कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर reservation of seats for minorities or joint electorates in the reserved seat for the minorities. Third, reservation to Muslims in Bengal and Punjab proportionate to their population. And fourth, linguistic provinces. अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को अनाउंस किया गया था नवंबर 1927 में, एंड फेब 1928 में ये भारत पहुंचा। इसको मेजॉरिटी ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने बॉयकॉट किया, और उसके पीछे का रीजन ये था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या साइमन कमीशन जो कि ये डिसाइड करने वाला था कि इंडियंस कितने फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए रेडी हैं, उसमें 7 के 7 जो मेंबर्स हैं देवर और है ना देवर वाइट्स, यानी यहां पर इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था। सो दिस वाज बेसिकली डिनायल ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और इंडियंस इससे नाराज थे। अब यहां पर इंडियन लीडर्स के सामने उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हैं लॉर्ड बिरकेनहेड, उन्होंने एक चैलेंज थ्रो किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, आपको अगर इतनी दिक्कत है कि साइमन कमीशन आपके लिए डिसाइड कर रहा है, तो एक काम कीजिए, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कीजिए जिसपे मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स की सहमति हो, एंड इसी के साथ में जो मेजर इंडियन कम्युनिटीज हैं उनकी भी। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया एंड मोतीलाल नेहरू कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। द रिजल्ट वाज नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंडियंस के द्वारा पहला एफर्ट था, फर्स्ट एफर्ट था टू डिजाइन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स। नाउ हमें ये बात ध्यान रखनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1929 लाहौर सेशन से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ऑफिशियल गोल था वो था स्वराज, डोमिनियन स्टेटस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था। नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 में भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, आप देखेंगे डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को ही रखा गया था। बट हाँ, यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक वार्निंग इशू की गई थी कि अगर आप हमारी डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को नेक्स्ट 1 ईयर में एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल डिक्लेयर कर देंगे, जो कि किया गया इन द लाहौर सेशन ऑफ 1929। सो जहां जहां 1 लिखा है उसको आप कट कर दीजिए, वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर द रिजर्व्ड सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। आप यहां पर क्या देखेंगे? आप यहां पर देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट को कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया था। यहां पे जॉइंट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन था। कहा गया कि हम माइनॉरिटीज है ना, माइनॉरिटीज के लिए सीट्स रिजर्व करेंगे, एंड यहां पे जॉइंट इलेक्टोरेट के वाया ही मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा। करेक्ट। रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स इन बंगाल एंड पंजाब प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन, नो दिस इज फॉल्स, है ना, दिस इज फॉल्स। तो आप यहां पर क्या देखेंगे कि बंगाल एंड पंजाब में मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी। अगर मुस्लिम्स यहां मेजॉरिटी में हैं तो उनके लिए सीट्स रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। और इसी बात पर आप देखेंगे कि जिन्ना एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनके बीच में टेंशंस डेवलप हुई, एंड इसीलिए मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पे फर्दर डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सो यहाँ पे जिन्ना चाहते थे कि बंगाल एंड पंजाब में भी जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं उनके लिए सीट्स को रिजर्व किया जाए इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। बट ये तो बंगाल और पंजाब में जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ में इनजस्टिस होता, और इसीलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और यहाँ पर फिर जिन्ना जो है उन्होंने बैकआउट कर लिया एंड मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट धूल खाती रही। तो आप देखें दिस इज फॉल्स, है ना।
दिस मेक्स डी एज द करेक्ट आंसर। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस का प्रोविजन इसमें बिल्कुल था। बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पे डिटेल्ड आंसर जो है वो मिल जाएगा, एंड पीडीएफ जो है वो भी अपलोड हो जाती है टेलीग्राम चैनल पे, आप चेक करते रहिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दी सी राजगोपालचारी फॉर्मूला और राजाजी फॉर्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ दी सी राजगोपालचारी फॉर्मूला? ओके, देखो सी राजगोपालचारी फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले 1944 में आपको ये देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि दरअसल हमसे ये कहा गया था कि कोई भी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा, या डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड जो है या स्वराज की डिमांड जो है उसको भी तभी माना जाएगा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो है वे सेम पेज पर आ जाए। और यहां पर आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग जो है इंक्लूडिंग जिन्ना है ना, दे वर एडामेंट फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, दे वर डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उधर की तरफ आप देखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इट वाज इन फेवर ऑफ अ यूनिफाइड इंडिया, अ यूनाइटेड इंडिया। अब इधर आप क्या देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में एक डेडलॉक सिचुएशन हो गई थी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए सी राजाजी जो गांधी जी के बहुत करीब थे, है ना, राजगोपालचारी, उन्होंने एक फॉर्मूला प्रपोज किया। और इस फॉर्मूला पे आप देखेंगे गांधी जी और जिन्ना के बीच में बातचीत भी हुई, बट द टॉक्स ब्रोक डाउन बिकॉज ऑफ द एडामेंट नेचर ऑफ जिन्ना, एंड उनके द्वारा जो डिमांड्स रखी गई थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। सी राजगोपालचारी फॉर्मूला में राजा जी ने क्या प्रपोज किया था? उन्होंने कहा कि एक, हम यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल करके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है उसको फॉर्म करेंगे। अब इसी के है ना, इसके साथ साथ में अगर ब्रिटिश अग्री कर जाते हैं कि वे कंप्लीट पावर ट्रांसफर करके यहां से चले जाएंगे, तो फिर हम यहां पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं जो मुस्लिम लीग क्लेम कर रही है वहां पर प्लेबिसाइट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहां पे जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है ना, वो वोट करेगी, एंड जैसा भी लोग डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लोग जो हैं दे आर इन फेवर ऑफ पार्टीशन, हम पार्टीशन कर देंगे, और अगर लोग एक यूनाइटेड इंडिया चाहते हैं तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर पार्टीशन होता है तो कुछ जो डोमेन्स हैं, जैसे कि आप देखोगे फाइनेंस है, डिफेंस है, कम्युनिकेशंस है, इनका हम एक जॉइंट सेंटर रख सकते हैं, है ना, जॉइंट सेंटर जो है वो रख सकते हैं। तो आपको ये कुछ बातें जो है वो ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, बिल्कुल सही है। कंडक्ट ऑफ अ प्लेबिसाइट इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज टू डिसाइड ऑन द पार्टीशन, ये भी सही है। दे हैड एग्रीड फॉर अ प्लेबिसाइट कि लोग जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ द टू नेशन थियरी बाय आईएनसी, देखो टू नेशन थियरी में क्या कहा गया था, मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट होगा एंड हिंदूज के लिए एक सेपरेट स्टेट। मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को केवल मुस्लिम लीडर्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड मुस्लिम्स के न केवल सेक्रेड इंटरेस्ट, रिलीजियस इंटरेस्ट, बल्कि उनके सेक्युलर इंटरेस्ट जो हैं दे आर आल्सो सेम, एंड दे आर बेसिकली ऑपोजिट टू हिंदूज। इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना। उन्होंने केवल कहा था कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में जिनको लीग क्लेम कर रही है टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हम वहां पे एक प्लेबिसाइट करवा सकते हैं जहां पे पूरी एडल्ट पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करेगी, और लोग जैसा डिसाइड करेंगे वैसा हम मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे टू नेशन थियरी है ना, इंडिया फॉर हिंदूज एंड पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। सेफगार्ड्स फॉर डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स इन केस ऑफ पार्टीशन, दिस इज ट्रू, एक कॉमन सेंटर की बात हुई थी। तो आप देख सकते हैं पूछा है नॉट पार्ट ऑफ सी गोपालचारी फॉर्मूला, द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहां पर बेसिकली डेवलपमेंट्स इन एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, उसके रिस्पेक्ट में आपको 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए हैं, और आपको करना क्या है, आपको इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। द वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन, द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, एंड द इंडियन एजुकेशन कमीशन और द हंटर कमीशन। सो आप यहां पर क्या देखते हैं, मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन 1835, जहां पे हमें
डाउन फिल्ट्रेशन थियरी देखने के लिए मिलती है। सो मैकॉले वाज बेसिकली दी लॉ मेंबर ऑफ विलियम बेंटिक्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड आप इसी के साथ साथ में देखोगे इनको जनरल कमिटी ऑन इंस्ट्रक्शंस जो 1823 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उसका भी चेयरमैन अपॉइंट किया गया था इन 1834। एंड बेसिकली यहां पर एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी जो है उसको रिजॉल्व किया गया और कहा गया कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के वाया ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 1 लाख रुपया सालाना एजुकेशन पर खर्च करना है वो किया जाएगा मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन एंड दैट टू एट दी हायर लेवल। बाकी ये जो एजुकेटेड इंडियंस हैं इनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस नॉलेज को ये नीचे की तरफ जो अनएडुकेटेड मासेस हैं उनकी तरफ ट्रांसफर करें, यानी मास एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, है ना, मास एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था। वुड्स एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854, दिस इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वुड्स एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 जो डेलहाउजी के समय आया, आप देखेंगे कि इसमें मैकॉलेस मिनट ऑन एजुकेशन में जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी प्रपोज की गई थी उसको क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पे मास एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। तो आप यहां देख सकते हैं, अगर हम हंटर कमीशन की बात करें तो आप देखेंगे कि ये रिपन के समय आया 1882 1883, एंड हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन के इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं उनको आप यहां पर देख सकते हैं। क्या कहा गया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसके रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं। तो ध्यान रखना, हंटर कमीशन लिमिटेड इटसेल्फ टू ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज स्कूल एजुकेशन। क्या कहा गया है, स्टेट की स्पेशल केयर की जरूरत है एज फार एज द इंप्रूवमेंट इन द प्राइमरी एजुकेशन इज कंसर्न, एंड प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स को दे सकते हैं। इसी के साथ कहा गया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है यहां पर 2 डिविजन्स क्रिएट किए जाएं, लिटरेरी एंड वोकेशनल। तो जो लोग, है ना, आगे चल करके एजुकेशन में कंटिन्यू करना चाहते हैं उनको यहां पर, एंड इसी के साथ में कुछ लोग जो फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, है ना, कैपेबल नहीं है या उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो फिर उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे आगे कमर्शियल करियर जो है उसमें अपना कुछ कर पाए। ठीक है, एंड कहा गया कि फीमेल एजुकेशन के लिए इनएडुकेट फैसिलिटीज हैं तो इस पर भी काम किया जाना चाहिए। ऑल दोज थिंग्स वर पार्ट ऑफ हंटर कमीशन 1882-1883। सार्जेंट एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944 में आई। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, एंड यहां पर बेसिकली आप देखेंगे कि सार्जेंट जो है ही वॉज द एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, है ना, सेम लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट इन इंडिया दैट प्रिवेल्ड इन इंग्लैंड विद इन 40 ईयर्स। 1944 के 40 ईयर्स के विद इन हमें इंडिया में वो सेम लेवल ऑफ एजुकेशन अटेन करना है जो इंग्लैंड में उस समय प्रेजेंट था 1944 में। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले बहुत इजी है, मैकॉलेस मिनट ऑन एजुकेशन 1835 डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता है 2, एंड उसको आपको ये भी पता है कि उसके बाद ही वुड्स डिस्पैच आया, द मैग्ना कार्टा ऑन इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, और जिसमें डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया कि आप मास एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए। तो 2-1, ठीक है। हंटर कमीशन एंड सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, हंटर एजुकेशन पहले आया है एंड उसके बाद सार्जेंट आया है, तो 2-1-4-3 A, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे ऑगस्ट डिक्लेरेशन की बात हुई है ऑफ 1917। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, कई बार केवल लिखा हो सकता है ऑगस्ट डिक्लेरेशन, तो आपको इसको ऑगस्ट ऑफर के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है या लिनलिथगो ऑफर के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है ना। तो ये थोड़ी सी बारीकियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ऑगस्ट ऑफर, लिनलिथगो ऑफर 1940 में आया है, हम ऑगस्ट डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं 1917। क्या लिखा है, which of the following were outcomes of August Declaration of 1917? The foundation for the Montagu-Chelmsford reforms of 1919, the complete devolution of powers to Indian legislatures, official recognition of Indians' right to participate in the governance of the country. Okay.
देखो ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917, ये किसके द्वारा इशू किया गया? मॉन्टेग्यू के द्वारा, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे। और ये किस बैकग्राउंड में आया? आप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 टू 1918। इधर आप क्या देखेंगे, होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी 1916 में। लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 में आप देखेंगे लखनऊ पैक्ट हुआ मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। एंड सूरत के बिछड़े हुए जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दे ऑल्सो यूनाइटेड। सो एक तरफ नरमपंथी गरमपंथी साथ में आ गए थे, मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग वर ऑन द सेम पेज। होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका था। और आप देखेंगे कि जब एनी बेसेंट जो होम रूल लीग मूवमेंट की जान थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो उसके बाद में माहौल में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी थी। प्रेशर में आकर के इसी के साथ में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का भी प्रेशर था। आप देखेंगे मॉन्टेग्यू के द्वारा एक स्टेटमेंट इशू किया गया जिसे हम ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917 कहते हैं। इसमें क्या कहा गया, इस स्टेटमेंट को पढ़िए। Increasing association of Indians in every branch of administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realization of responsible government in India as an integral part of British Empire. तो क्या क्या बात हुई है? Increasing association of Indians in every branch of administration, responsible government, development of self-governing institutions. तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं? Yes, it laid down the foundation for the upcoming constitutional reforms, the Montagu-Chelmsford reforms of 1919, the Government of India Act of 1919. This is for sure correct. Official recognition of Indians' right to participate in the governance of the country, बिल्कुल सही बात है। और आप देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि हम लॉन्ग टर्म में इंडिया में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो नाउ द डिमांड ऑफ स्वराज could no longer be considered as seditious, है ना? And third is correct. Now complete devolution of powers to Indian legislatures, ऐसी कोई बात हुई है क्या? नहीं, है ना? तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, ये तो एंड तक नहीं किया गया। So 1 and 3 are correct. A should be the answer for this particular question. So this is it from my side. बाकी prelims crash course batch 3 is live. आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।